नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुई है, जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान तक चर्चे हैं। इस डील से पाकिस्तान को झटका लगेगा और अमेरिका से लेकर चीन तक चौंक गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किया है और इस दस्तखत के बाद अब वैश्विक रूप से इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर यह समझौता हुआ है तो क्यों। भारत जापान समझौते में क्या तय हुआ है, सबसे पहले यह समझिए। भारत जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग का नया ढांचा तैयार किया है। राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी ने समझौते पर दस्तखत किए। समझौता दोनों देशों की नौ सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने वाला है। समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने का रास्ता खुलेगा। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना का समन्वय भी इससे बढ़ेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा को रणनीतिक साझेदारी का केंद्र बनाएंगे। हिंद प्रशांत में मुक्त और खुले समुद्री क्षेत्र पर जोर रहेगा। नौवन की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली कार्रवाई का विरोध होगा। हवाई उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के आकलन साझा होंगे। नौसैनिक जहाजों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। सैन्य कर्मियों और रक्षा विशेषज्ञों का आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। खोज बचाव अभियानों में दोनों देशों का सहयोग भी बढ़ेगा। आपदा राहत अभियानों में भी सैन्य सहयोग को विस्तार मिलेगा। भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षमता पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस समझौते से, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना को जापानी समुद्री निगरानी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। समुद्री गतिविधियों की बेहतर जानकारी मिल पाएगी और निगरानी मजबूत होगी। संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान होगा। समुद्री सुरक्षा से जुड़े निर्णय अधिक तेजी से लिए जा सकेंगे। नौसैनिक अभ्यासों से दोनों सेनाओं की आपसी समझ बढ़ेगी। संयुक्त अभियानों में दोनों नौसेनाओं का कार्यप्रणाली का बेहतर समन्वय भी दिखाई देगा। विशेष अभियान बलों के बीच संपर्क और प्रशिक्षण भी बढ़ेगा। समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता भी विकसित होगी। जहाजों की मरम्मत सुविधाओं के साझा इस्तेमाल की संभावना बढ़ेगी। भारतीय बंदरगाहों पर जापानी नौसैनिक सहयोग की गुंजाइश बनेगी। जहाज निर्माण में जापानी तकनीक और भारतीय क्षमता साथ साथ आएगी। मानव रहित प्रणालियों को सैन्य अभ्यासों में शामिल किया जाएगा। अभ्यासों को ज्यादा जटिल और वास्तविक परिस्थितियों वाला बनाया जाएगा। भविष्य की थिएटर कमान व्यवस्था में जापानी सहयोग भी तलाशा जाएगा। रक्षा तकनीक साझेदारी भारत की दीर्घकालीन सैन्य क्षमता बढ़ाएगी। इस समझौते से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि युद्ध काल के अतिरिक्त जो लाभ है वो सुरक्षित समुद्री मार्ग भारत जापान व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे। समुद्री सुरक्षा मजबूत होने से व्यापारिक जहाजों का जोखिम घटेगा। तेल और गैस की समुद्री आपूर्ति ज्यादा सुरक्षित हो पाएगी। जापानी कंपनियों का भारत के रक्षा क्षेत्र में
भरोसा भी बढ़ेगा। भारतीय रक्षा उद्योग को जापानी टेक्नोलॉजी का सहयोग मिलेगा, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है। जहाज निर्माण क्षेत्र में नई औद्योगिक साझेदारियां भी विकसित हो सकेंगी। जहाज मरम्मत कारोबार के लिए भारतीय बंदरगाहों को अवसर मिलेगा। रक्षा उत्पादन में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है। संयुक्त विकास से नई रक्षा तकनीकों का घरेलू उत्पादन भी संभव हो पाएगा। मेक इन इंडिया को जापानी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का सहारा मिलेगा। रक्षा उपकरणों की सप्लाई चेन विकसित हो सकती है लोकल लेवल पे। भारत और जापान के निजी रक्षा उद्योगों के संपर्क भी बढ़ेंगे। उच्च तकनीक वाले रक्षा निवेश के अवसर बढ़ जाएंगे। समुद्री लॉजिस्टिक्स मजबूत होने से क्षेत्रीय व्यापार को लाभ मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा के व्यापक एजेंडे को रक्षा सहयोग से मजबूती मिलेगी। भारत और जापान के बीच इस समझौते से चीन पर क्या असर होगा, यह और भी ज्यादा दिलचस्प है। भारत जापान सहयोग हिंद प्रशांत में चीन के लिए रणनीतिक संदेश है। समुद्री सूचना साझाकरण से क्षेत्रीय निगरानी की क्षमता बढ़ेगी। चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता मजबूत होगी। भारत और जापानी नौसेनाओं के मौजूदगी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी। जहाजों की पारस्परिक यात्राएं क्षेत्रीय सैन्य संपर्क बढ़ाएंगी। संयुक्त अभ्यास चीन की समुद्री रणनीति पर दबाव बढ़ाएगा। मानव रहित प्रणालियों का इस्तेमाल निगरानी क्षमता को नया आयाम देगा। जापानी तकनीक भारत की समुद्री सैन्य क्षमता को मजबूत करेगी। भारतीय उत्पादन क्षमता जापानी रक्षा तकनीक को व्यापक आधार देगी। जहाज निर्माण सहयोग लंबी अवधि की समुद्री क्षमता बढ़ा सकता है। हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में मजबूत होगा। चीन के एकतरफा यथास्थिति बदलने के प्रयासों का विरोध स्पष्ट है। समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर भारत जापान की स्थिति एक जैसी है। क्वाड देशों के बीच रणनीतिक तालमेल का महत्व भी बढ़ जाएगा। चीन को भारत की बहुपक्षीय समुद्री रणनीति का स्पष्ट संकेत मिलेगा। भारत और जापान के बीच जो समझौता हुआ है उससे फर्क पाकिस्तान पर भी आएगा। भारत की समुद्री साझेदारी पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती बढ़ा सकती है। अरब सागर में भारत की व्यापक समुद्री क्षमता का महत्व बढ़ेगा। जापान के साथ सहयोग भारत की हिंद महासागर रणनीति को मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता पाकिस्तान के लिए अहम होगी। समुद्री सूचनाओं के आदान प्रदान से भारत की जागरूकता बढ़ेगी। भारतीय नौसैनिक अभियानों में जापानी विशेषज्ञता का उपयोग बढ़ेगा। जहाज निर्माण क्षमता बढ़ने से भारत की समुद्री ताकत भी बढ़ेगी। सैन्य अभ्यासों का विस्तार भारतीय नौसेना की तैयारी मजबूत करेगा। मानव रहित प्रणालियां समुद्री निगरानी का दायरा बढ़ा सकती हैं।
विशेष बलों का सहयोग भारत की संयुक्त कार्रवाई क्षमता बढ़ाएगा। समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता भी विकसित होगी। बंदरगाह और मरम्मत सहयोग से नौसेना की परिचालन क्षमता बढ़ेगी। जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत का कूटनीतिक वजन बढ़ाएगी। पाकिस्तान के चीन केंद्रित रणनीतिक समीकरण के सामने नया संतुलन भी स्थापित होगा और इस लिहाज से चीन और पाकिस्तान जिस तरीके की स्थितियां भारत के लिए अक्सर पैदा करते हैं, उसमें अब ये पूरब का एक नया साझेदार भारत के लिए एक बेहतर रणनीतिक, व्यापारिक और सामुद्रिक तीनों ही तरीके से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस रक्षा समझौते से बहुआयामी लाभ मिलने की दोनों ही देशों को उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल बीते कई दिनों से शेयर बाजार सुस्ती में था, लेकिन अब यह सुस्ती खत्म हो रही है और उससे संकेत साफ है। निफ्टी में भी एक सप्ताह में जो गिरावट दिखाई दी वो थम गई है और बाजार लगातार आगे बढ़ रहा है। वैश्विक अस्थिरता के बीच अगर अपना शेयर बाजार निफ्टी और बीएसई इस तरीके की स्थितियों को बना रहा है तो ये देश के लिहाज से एक बेहतर संकेत है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शेयर बाजार पर भले ना हो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि शेयर बाजार ग्लोबल इंपैक्ट जरूर डालता है, क्योंकि देशी विदेशी कंपनियों का जो पैसा हमारे देश में लगा हुआ है उससे इसके फ्लक्चुएशन से दुनिया पर एक प्रभाव तो पड़ता ही है। 7 दिन की गिरावट थमी और बाजार में फिर से भरोसा लौटा। ये किस तरीके से हुआ इसको समझिए और ये भरोसा लौटना क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। सेंसेक्स 628 अंक उछलकर 77,537 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 153 अंक बढ़ा 24,231 के स्तर पर यह पहुंच गया। निफ्टी की लगातार 7 कारोबारी सत्रों में गिरावट थम गई, यानी हफ्ते भर से जो मंदी का दौर दिख रहा था वो यहां पर रुका है। सेंसेक्स ने लगातार 4 सत्रों की कमजोरी के बाद वापसी की है। बाजार में तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही है, यह एक अच्छा संकेत है। छोटे और मंझोले शेयरों में भी निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.83% बढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.65% की मजबूती दर्ज की गई। रियल्टी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1.87% तेजी दिखाई दी। एफएमसीजी 1% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। आईटी सेक्टर ने बाजार की तेजी को मजबूत सहारा भी दिया है। वित्तीय कंपनियों में खरीदारी से बाजार का भरोसा बढ़ा है। निवेशकों की कुल संपत्ति 2.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। बाजार में बढ़ती खरीदारी आर्थिक गतिविधियों के भरोसे का भी संकेत दे रही है। तेज वापसी से निवेशकों में आगे की संभावनाओं को लेकर उम्मीद बढ़ी है, तो इस लिहाज से ये कुछ बेहतर संकेत हैं। वैश्विक माहौल सुधरा है तो भारत को विदेशी निवेश का भी सहारा मिला है। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में नरमी ने शेयर बाजार को राहत दी है। अमेरिकी बॉन्ड बाजार में तनाव कम होने से जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। कम यील्ड ने उभरते हुए बाजारों को निवेश के लिए आकर्षक बना दिया है। डॉलर में नरमी से भारतीय रुपए को भी मजबूती मिली है। मजबूत रुपए ने विदेशी निवेशकों की चिंता कुछ हद तक कम की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 407 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी अपनी खरीदारी का सिलसिला बनाए रखा है। डीआईआई की खरीदारी ने बाजार को घरेलू स्तर पर सहारा दिया है। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं, यानी ग्लोबल इंपैक्ट
हमारे शेयर बाजार पर भी पड़ा है। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में भी सकारात्मक माहौल रहा है और जिस तरीके की डील साइन हुई है उसका इंपैक्ट भी शेयर बाजार पर आता है। चीन और हांगकांग के बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी बाजारों की पिछली बढ़त से भारतीय निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। वैश्विक पूंजी का रुख भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेश बढ़ने से भारतीय कंपनियों को पूंजी उपलब्धता बेहतर होती है। वैश्विक भरोसा लौटने पर भारतीय बाजार में निवेश का फ्लो बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से शेयर बाजार में जो तेजी आई वो हमारी इकोनॉमी के किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा रफ्तार दे रही है ये भी हम आपको बताते हैं। रियलिटी शेयरों में तेजी देखने को मिली है और निर्माण गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, इससे यह अनुमान लगता है। एफएमसीजी में घरेलू खपत को लेकर सकारात्मक संकेत है। आईटी शेयरों की मजबूती से सेवा निर्यात को भी समर्थन मिल सकता है, यानी हमारे यहां जितना आईटी सेक्टर है ज्यादा सर्विस सेक्टर में है। वित्तीय शेयरों में भी तेजी बैंकिंग की मांग के लिए सकारात्मक संकेत है। निजी बैंकों में खरीदारी से क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद मजबूत हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तेजी घरेलू मांग की संभावनाएं दिखा रही है। मिड कैप कंपनियों में खरीदारी कारोबार को विस्तार का संकेत है। स्मॉल कैप में निवेश छोटे कारोबारों को ज्यादा भरोसा देने में सक्षम है। रियलिटी क्षेत्र में मजबूत जिस तरीके की स्थिति हमने आपको बताया कि इससे जो है आने वाले समय में कुछ बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे निर्माण बढ़ने से सीमेंट स्टील उद्योगों को फायदा मिलेगा। आईटी सेक्टर की मांग बढ़ने से टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा और यहां पर निवेश आ पाएगा। वित्तीय क्षेत्र मजबूत होने से कारोबारियों को कर्ज मिलना आसान होगा। उपभोक्ता मांग बढ़ने पर कंपनियों की बिक्री और आय बढ़ सकती है। व्यापक सेक्टोरल तेजी अर्थव्यवस्था में मांग के विविध स्रोत दिखाती है। बाजार की चौतरफा खरीदारी आर्थिक सुधारों को मजबूती देती है। शेयर बाजार में तेजी आई तो रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। यह किस तरीके से होगा यह भी समझिए। शेयर बाजार की मजबूती कंपनियों की पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ा देती है। नई पूंजी मिलने पर कंपनियां विस्तार की योजनाएं तेज कर सकती हैं। विस्तार से नई फैक्ट्रियों और कार्यालयों की जरूरत बढ़ सकती है। निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। रियलिटी गतिविधियों के बढ़ने पर निर्माण श्रमिकों की भी मांग बढ़ेगी। सीमेंट और स्टील उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से नौकरियां बढ़ सकती हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी कारोबार बढ़ेगा। परिवहन और रोजगार भी इससे फायदे में आएगा। एफएमसीजी कंपनियां मांग बढ़ने पर उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं। उत्पादन बढ़ने से सप्लाई चेन में अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत होगी। आईटी क्षेत्र में कारोबार बढ़ने पर तकनीकी नौकरियां बढ़ सकती हैं। बैंकिंग विस्तार से वित्तीय सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छोटे कारोबारों को पूंजी मिलने पर नए उद्यम शुरू हो सकते हैं। नए उद्यम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करेंगे।
निवेश बढ़ने से सेवा क्षेत्र में रोजगार की मांग मजबूत होगी। लगातार बाजार मजबूती रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत आधार तैयार करती है। शेयर बाजारों में निवेश बढ़ा तो अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फायदा होगा, ये समझना भी जरूरी है। शेयर बाजार में पूंजी प्रवाह से कंपनियों की वित्तीय क्षमता बेहतर होती है। कंपनियां नई परियोजनाओं के लिए बाजार से पूंजी जुटा पाती हैं। नई परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है और यहां से रोजगार या अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। उत्पादन बढ़ने पर कच्चे माल की मांग भी बढ़ जाती है। सप्लायर और छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त ऑर्डर मिलते हैं। कारोबार बढ़ने से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की गतिविधियां भी बढ़ती हैं। कंपनियों की आय बढ़ने पर सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है। अधिक निवेश से निजी क्षेत्र की पूंजीगत खर्च योजनाएं भी मजबूत होती हैं। पूंजीगत खर्च बढ़ने से मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने पर उत्पादन चक्र में तेजी आने की संभावना है। मजबूत वित्तीय बाजार विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। विदेशी निवेश से नई टेक्नोलॉजी और प्रबंधन विशेषज्ञता आ सकती है। घरेलू निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी पर कम निर्भर होगी। बाजार में भरोसा बढ़ने से कारोबारी भविष्य के विस्तार पर खर्च कर सकते हैं। निवेश और खपत का चक्र मजबूत होने पर आर्थिक विकास को गति मिलती है। शेयर बाजार में रौनक आने से अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों साथ साथ पनपते हैं। ये अपने आप में ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। लगातार विदेशी खरीद से बाजार की अगली दिशा भी तय हो जाती है। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में नरमी बनी रहना भारत के लिए फायदेमंद है। रुपए की स्थिरता विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद करेगी। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। महंगा तेल आयात बिल बढ़ाकर रुपए पर दबाव डाल सकता है। तेल महंगा होने से मुद्रास्फीति और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया का तनाव बाजार में अनिश्चितता फिर से बढ़ा सकता है। अमेरिकी ब्याज दरों का रुख विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करेगा। घरेलू खपत मजबूत रही तो कंपनियों की कमाई को सहारा मिलेगा। सरकारी पूंजीगत खर्च निजी निवेश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बैंकिंग ऋण बढ़ने से उद्योगों के विस्तार को गति मिल सकती है। आरबीआई के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में वृद्धि 6.7% से ऊपर जा सकती है। मजबूत घरेलू मांग भारत को वैश्विक झटकों से कुछ सुरक्षा देती है। बाजार की स्थायी तेजी के लिए कमाई और आर्थिक वृद्धि दोनों जरूरी हैं। इस लिहाज से भारत की जिस तरीके की इकॉनमी अभी डोलड्रम की स्थिति में फंसी, चूंकि तेल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे थे हमारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से शेयर बाजार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपने आप में आकर्षित किया है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि अगर ये तेजी बनी रहती है तो आने वाला समय त्योहारी सीजन का है। उस लिहाज से भी एक माइंडसेट या जो कारोबार करने के लिए या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए मौके बनते हैं वो भारतीयों के अनुकूल हो सकते हैं और ये स्थिति अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बेहतर है। फिलहाल अब बाजार में रुपए का दबदबा भी बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। यानी आने वाले समय में डॉलर के बजाय भारत अपने कारोबार को कई देशों के साथ में रुपए में ही कर पाएगा।
आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए किस तरीके की व्यवस्था बनाई है, सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2022 में आईएनआर ट्रेड सेटलमेंट का ढांचा बनाया है। आरबीआई का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाना था। नई व्यवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों रुपए में हो सकते हैं। निर्यात आयात का इनवॉइस भारतीय रुपए में बनाया जा सकता है। व्यापारिक भुगतान रुपए में निपटाने की सुविधा भी दी गई है। कारोबार के लिए विशेष रुपया ओस्टो खातों का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी बैंक का संबंधित खाता भारतीय अधिकृत बैंक में रखा जाता है। भारतीय आयातक रुपए में भुगतान विशेष ओस्टो खाते में जमा करता है। भारतीय निर्यातक को उसी खाते की उपलब्ध राशि से भुगतान मिल जाता है। संबंधित देशों के बैंकों के बीच भुगतान व्यवस्था तय की जाती है। सामान्य व्यापार दस्तावेज और रिपोर्टिंग नियम भी लागू रहते हैं। एडवांस एक्सपोर्ट पेमेंट लेने का भी निर्धारित व्यवस्था में प्रावधान है। बैंकों के लेन देन की वास्तविक और नियमों का पालन देखना, यह उसका काम रहता है। रुपए का यह सिस्टम मौजूदा विदेशी मुद्रा व्यवस्था का पूरक है। आरबीआई ने डॉलर का विकल्प बनाया, डॉलर पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इस लिहाज से जिन देशों के साथ में डॉलर में काम होता है वो अपनी जगह पर बना रहेगा। रुपए में विदेशी व्यापार का रास्ता कैसे आसान हुआ है, इसके पीछे की क्या रणनीति है। डीजीएफटी ने विदेशी व्यापार नीति 2023 में अहम संशोधन किया है। 20 अगस्त 2026 को संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। संशोधन एफटीपी के पैराग्राफ 2.52 और 2.53 से जुड़ा हुआ है। अब रुपए में मिलने वाले पात्र निर्यात भुगतान को मान्यता मिलेगी। रुपए में मिली रकम को विदेशी मुद्रा निर्यात आय जैसा दर्जा दिया जाएगा। निर्यातक रुपए में सौदा तय करके बिल जारी कर सकेंगे। तय नियमों के तहत भुगतान भी भारतीय रुपए में ही लिया जा सकेगा। इससे डॉलर में भुगतान लेने की अनिवार्यता का दायरा घटेगा। निर्यात नीति के तहत रुपए की कमाई को लेकर स्पष्टता भी बढ़ी है। पहले नियमों के बीच तालमेल की कमी से कारोबारी असमंजस में थे। आरबीआई का 2022 वाला ढांचा अब डीजीएफटी नीति में बेहतर तरीके से जुड़ गया है। रुपए में व्यापार अब मौजूदा विदेशी मुद्रा व्यवस्था का विकल्प बनेगा। फिलहाल डॉलर व्यवस्था को तुरंत खत्म करना ये अपने आप में आरबीआई की तरफ से नहीं किया गया है। कोशिश ये की गई है कि दोनों चीजें पैरेलली आएं और फिर रुपए का फायदा हो। डॉलर की जगह रुपए में कारोबार वास्तव में कैसा होगा, कैसे होगा, यह चीज समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए भारतीय कंपनी विदेश में अपना सामान बेच रही है। दोनों पक्ष सौदा रुपए में तय करने पर सहमत हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच में रुपए में कारोबार हो सकता है। भारतीय कंपनी रुपए में इनवॉइस जारी कर सकती है और बदले में अगर सामने वाला देश विदेशी खरीदार की बैंकिंग व्यवस्था रुपए में भुगतान का रास्ता अपनाती है तो वो भी स्वीकार्य होगा। भुगतान संबंधित विशेष रुपया वोस्टो खाते में पहुंच सकता है। भारतीय बैंक उस रकम को निर्यातक तक पहुंचाएगा। पूरी प्रक्रिया में डॉलर को बीच की मुद्रा बनाना जरूरी नहीं होगा। नई व्यवस्था से 2 बार मुद्रा बदलने की जरूरत कुछ मामलों में घटेगी।
करेंसी कन्वर्जन से जुड़ी लागत भी कम हो जाएगी। भुगतान प्रक्रिया में डॉलर की उपलब्धता पर निर्भरता घट सकती है। डॉलर की कमी वाले देशों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। भारतीय निर्यातक को विदेशी मुद्रा को रुपए में बदलने की जरूरत घटेगी। सौदे की मुद्रा पहले से तय होने से भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट होगी। विदेशी खरीदार के लिए रुपए की उपलब्धता व्यवस्था बनाना जरूरी होगा। रुपए में व्यापार की सफलता बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार पर निर्भर करेगी। निर्यातकों के बिलिंग और भुगतान में क्या बड़ा बदलाव आएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। निर्यातक अब पात्र मामलों में रुपए में इनवॉइस बना सकेंगे। इनवॉइस में भारतीय रुपए को लेन देन की मुद्रा बनाया जा सकेगा। रुपए में प्राप्त पात्र निर्यात रकम को नीति में मान्यता मिलेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन लाभ लेने में यह बदलाव महत्वपूर्ण होगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने में रुपए की प्राप्ति गिनी जा सकेगी। विदेशी मुद्रा भुगतान और रुपए भुगतान के बीच नीति का अंतर घटेगा। निर्यातक को भुगतान डॉलर में आने की अनिवार्यता कम होगी। कारोबारियों के लिए अनुबंध की मुद्रा चुनने की भी सुविधा बनेगी। भुगतान से जुड़ी अनिश्चितता कम करने का विकल्प उपलब्ध होगा। मुद्रा बदलने से जुड़ी लागत घटाने की संभावनाएं भी बनेंगी। छोटे निर्यातकों के लिए भुगतान व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल हो जाएगी। बैंकिंग चैनल के जरिए रुपए की प्राप्ति दर्ज की जाएगी। निर्यातक के लिए भुगतान का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बनाया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव से जुड़े कुछ जोखिम कम हो सकते हैं। नई व्यवस्था रुपए में निर्यात सौदा करने को प्रोत्साहित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का दबदबा भी इससे बढ़ेगा। ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सौदे होने पर रुपए की वास्तविक उपयोगिता बढ़ जाएगी। विदेशी कंपनियों को भारतीय मुद्रा रखने की जरूरत बढ़ेगी। रुपए में कारोबार से विदेशी बैंकों में रुपए से जुड़े खाते बढ़ जाएंगे। स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स का नेटवर्क और ज्यादा विस्तृत हो सकता है। भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को अतिरिक्त विकल्प भी मिल जाएगा। डॉलर की उपलब्धता पर निर्भरता कुछ व्यापारिक देशों में घट सकती है। रुपए में व्यापार बढ़ने से भारतीय मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी। निर्यात बढ़ने पर विदेशी कंपनियों के पास रुपए जमा हो सकते हैं। रुपए आगे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में इस्तेमाल हो सकते हैं। रुपए के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का एक चक्र भी बन सकता है। भारत की विदेशी व्यापार नीति में रुपए की भूमिका मजबूत होगी। सरकारी लाइन ऑफ क्रेडिट में रुपए की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। भारतीय परियोजनाओं के लिए विदेशी भुगतान व्यवस्था सरल हो जाएगी। लंबे समय में रुपए को क्षेत्रीय व्यापार मुद्रा बनाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपए की स्वीकार्यता धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी और इससे जो डॉलर का प्रभाव है वो बाकी देशों के लिए भी कम होगा और हमारी इकोनॉमी फायदे में आएगी। रुपए में कारोबार से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। भारत को विदेशी व्यापार के लिए भुगतान का अतिरिक्त विकल्प मिल जाएगा। डॉलर की कमी वाले बाजारों में कारोबार करना आसान हो जाएगा। व्यापारिक लेनदेन में मुद्रा बदलने की लागत कुछ मामलों में घटेगी। निर्यातकों को भुगतान मुद्रा चुनने में भी ज्यादा लचीलापन मिलेगा। विदेशी मुद्रा जोखिम को कुछ सौदों में नियंत्रित किया जा सकेगा। भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को फायदा मिल सकता है। छोटे निर्यातकों के लिए नए विदेशी बाजार खुलने की संभावना है। भारत का निर्यात आधार ज्यादा देशों तक फैल सकता है। व्यापार घाटे वाले देशों के साथ वैकल्पिक भुगतान मॉडल भी बनाया जा सकता है। भारतीय बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। रुपए आधारित वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावना भी बन जाएगी। भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन बढ़ने से वित्तीय गहराई बढ़ेगी। एक्सिम बैंक की परियोजनाओं में रुपए की भूमिका बढ़ेगी। व्यापार बढ़ने पर उत्पादन और निर्यात से जुड़े रोजगार भी बढ़ सकते हैं। लंबे समय में रुपया भारत की आर्थिक कूटनीति का भी महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। यह स्थिति बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त होगी अगर वास्तव में हमारे कारोबारी, हमारी बैंकिंग प्रणाली इस पूरे सिस्टम को बेहतर तरीके से अंजाम तक ले जाती है। और अच्छी बात यह है कि विदेशों से यानी दूसरे देशों से जो हमारे व्यापारिक रिश्ते इस समय बन रहे हैं या बने हैं, उसमें रुपए में लेन देन बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं बनेगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में मौजूदा सरकार पर दुनिया का भरोसा भी कायम है और इसी से तय होगा इस राष्ट्र का वंदन। वंदे राष्ट्र।